नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का। इस क्लास में हम सारे टॉपिक मैथ्स के अलावा सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है शिक्षण अभिवृद्धि, शोध अभिवृद्धि मतलब टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, बोध, संप्रेषण और युक्ति युक्त तर्क, आंकड़ों की संख्या, व्याख्या, आईसीटी, लोक विकास और पर्यावरण, जन एवं पर्यावरण और उच्च उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली एवं ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं उनका हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative example of concept। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ मैं इसको। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन में आंसर है बी। शिक्षण स्तर में जो लर्नर होता है उसको अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच डिफरेंस करने का अवसर मिलता है। किस लेवल पे? देखो, ये इसका आंसर है अबोध स्तर पे। जब वो समझने सोचना शुरू कर देता है उस लेवल पे वो क्या कर पाता है, डिफ्रेंशिएट कर पाता है किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट के। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थियों में तथ्य, सिद्धांत तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। ठीक है, ये जो लेवल होता है, ये स्तर होता है, ये शिक्षार्थी या फिर शोधार्थी होता है, उसको फैक्ट, कंसेप्ट और जो सामान्य जो भी स्थिति और परिस्थिति होती है उसको इस लेवल में वो करता है, उसके योग्य बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो क्या कर पाता है, चीजों में भेद कर पाता है। ठीक है, दो चीजों में डिफरेंस, तुलना, अपेक्षा कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरों के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या कहलाते हैं। डूरिंग टीचिंग के दौरान एक टीचर का स्टेटमेंट दैट इनकरेज जो स्टूडेंटों को क्या करता है, इनकरेज करता है उससे टू एलिब्रेट व्याख्या करने के लिए ऑन एन आंसर, एक आंसर पर, आइदर बाय देयर ऑन, इनके द्वारा, बाय दैट ऑफ अदर बिल इज कॉल्ड। ठीक है, ये दूसरों के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ। ठीक है, डी इसका क्या है आंसर। विशेष परीक्षा, विशेष परीक्षा, प्रोबिंग। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोबिंग क्या होती है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन, ये क्या होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जो विद्यार्थी को स्वयं या स्वयं स्वयं या दूसरों के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है,
इसका जो आंसर है वो है, एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे लर्निंग एटीट्यूड और बिलीफ्स के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? ठीक है, किसको हम व्यवहारगत कहेंगे? फोकस ऑफ कंट्रोल को, कम्युनिकेटिंग को, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग को, और शिक्षक का उत्साह को। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा अपना फोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फोकस ऑफ कंट्रोल इसका आंसर होगा। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, दो तीन, इसमें ये क्वेश्चन आगे इस तरीके से है, इसमें पांचवा भी पॉइंट है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? वे, एक मिनट, पांचवा जो ऑप्शन है वो है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ठीक है, मतलब मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि इनमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है। ठीक है, इनमें जो उपयुक्त आंसर है वो ये नहीं है, ये तीन और पाँच। संप्रेषणीयता, कम्युनिकेटिंग, प्रबंधन और निगरानी, इवेल्युएटर एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन अध्यापक उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। ठीक है, इसका आंसर है बी, 4 और 5। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। सिमुलेशन होता है एक बंद कमरे में ऐसी स्थिति या फिर ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है जिससे जो बाहर की या फिर जो भौतिक चीज़ों से हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे हम गाड़ी का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए क्या करते हैं, गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है। गाड़ी कहाँ सीखना पड़ता है? बाहर सड़कों पे। लेकिन सिमुलेशन में क्या होता है, एक बंद कमरे में एसी, एआई या फिर कंप्यूटिंग के माध्यम से इस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है कि ड्राइवर वहां बैठता है और सामने एक स्क्रीन पे क्या लगा होता है, एक उस स्क्रीन के अंदर रोड और एक ट्रक होता है, तो उस स्टीयरिंग से ही वो वहां पे ड्राइविंग को सीखता है। उसको क्या बोलते हैं? सिमुलेशन। ठीक है, और रोल प्ले, ये हुआ फोर्थ का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन और फीडबैक।
ठीक है, मूल्यांकन और फीडबैक क्या होता है। सॉरी सॉरी, ये वाला अपना वो नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ठीक है, फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, निष्कर्ष निकष संदर्भित परीक्षण, और चौथा है नॉन रेफरेंस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, जो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, थर्ड इसका आंसर होगा ये। इसमें क्या होता है, इसके प्रयोग का प्रयोजन, इसका जो यूज करने का जो उद्देश्य है, सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। निर्माण करना मतलब फॉर्मेट करना, बनाना, कोई गलती हो तो उसमें सुधार करना। ठीक है, और उसको यूज करने के लिए संभाव्य बनाना, मतलब उसका संसाधन बनाना। संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव मूल्यांकन क्या होता है, इसका जो प्रयोजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लर्निंग का स्तर आंकना होता है। ठीक है, संकल्प मतलब लास्ट में समेटिव समअप करते हैं ना, समअप करने का मतलब होता है लास्ट चीज। लास्ट में हम क्या करते हैं कि लेवल देखते हैं कि विद्यार्थी कहाँ तक सीखा है। ठीक है, विद्यार्थी कहाँ तक सीखा है, तो इस सेकंड का क्या होगा, सेकंड का होगा फोर्थ। ठीक है, इट्स इंटेंशन टू जज, मतलब उसको हम क्या करना, आंकना। ठीक है, लास्ट में तो पहला का दूसरा, पहला का तीसरा और दूसरा का चौथा, तो ये कौन सा रहा है, ए। निकष संदर्भित परीक्षण, तो ये कौन सा है, दो। ये आधिपत्य सूचक मानक है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या करता है, एक निकष संदर्भित परीक्षण क्या होता है, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है। ठीक है, क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है, टीचर उसका क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है कि तुम इस दायरे में रहकर ही क्या करोगे, परीक्षण होगा, तुम्हारा क्या होगा, इस दायरे में ही परीक्षण होगा। तो आधिपत्य सूचक मानक मतलब टीचर का क्या होता है, उसमें आधिपत्य होता है, वो क्या करता है, क्राइटेरिया बना देता है। मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस्ड परीक्षण, तो ये क्या होता है, जो नॉर्म्स नियम हम क्या करते थे उसमें बना देते हैं। रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हम एक मानक बना देते हैं कि 100 टोटल 100 मार्क का पेपर है, उसमें आपको 40% तो क्या करना है, मैंडेटरी है, और उसमें हम क्या करते हैं, रैंक डिसाइड कर देते हैं, 1 2 3 रैंक डिसाइड कर देते हैं। उसी से हम क्या करते हैं, उनका इवेल्युएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना गया है। ठीक है, तो हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम है। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम, इसका
इसका सीक्वेंस क्या होता है? इसका सीक्वेंस होता है, हमें सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, जैसे हम हाइपोथेटिकल हम मान के चलते हैं कि चंद्रमा क्या चीज़ है, चंद्रमा पर क्या क्या चीज़ें होती है, चंद्रमा की स्थिति ऐसी क्यों है, और चंद्रमा पर पूर्णिमा क्यों होती है, चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ठीक है, चंद्रमा की वजह से। तो हमें सबसे, हमारे सामने क्या है, सबसे पहले समस्या, शोध की समस्या, ठीक है, सबसे पहले शोध समस्या, ठीक है। उसके बाद में आता है फर्स्ट लेवल, पे शोध समस्या थी। शोध समस्या के बाद में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन, एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि इसको किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है परिकल्पना का परीक्षण, उसका हम अब टेस्टिंग लेवल आता है, एक परिकल्पना का निर्माण करके एक टेस्टिंग लेवल आता है। नेक्स्ट आता है उसका हम जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए उसको जनरलाइज, हमने टेस्टिंग करने के बाद में क्या किया है, जनरलाइजेशन किया है, ताकि लोगों को ये जो परिकल्पना वो समझ में भी आए, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आएगा लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन। तो फर्स्ट लेवल पे कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर बाद में आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना का निर्माण करना होता है। थर्ड पे आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है परिकल्पना का निर्माण, ठीक है, सॉरी, उसके बाद में आता है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करना, फिर उसका क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन निकालना, इसका उद्देश्य होता है। ये जो मॉडल है, ये जो मेथड है, इसको हम डिडक्टिव भी बोलते हैं, डिडक्टिव रिसर्च मॉडल, ठीक है। डिडक्टिव में क्या क्या आता है, मैक्रो टू माइक्रो, ठीक है, बड़े से बड़े लेवल से छोटे लेवल पे किसी भी चीज को परीक्षण करना, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरलाइज, स्पेसिफिक टू जनरलाइज, लाइजेशन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविद्यात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो रिसर्च की जो प्रोसेस है वो इसमें आएगी, पॉजिटिव अप्रोच के अंदर, ठीक है, पॉजिटिविस्टिक पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर आती है। तो ये कौन सा होता है, नृ जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। इसमें क्या होता है कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद होता है, उत्तर प्रत्यक्षवाद में बहुलवाद पर, ये क्या करता है, बहुलवाद पर जोर देता है। उत्तर, ये जो नृ जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन होता है वो उत्तर
प्रत्यक्षवाद में, प्रत्यक्षवाद क्या होता है कि हम कोई भी चीजें किसी भी सिद्धांत का या फिर किसी भी अवधारणा की बात करते हैं तो वो किससे मिलकर बनी होती है, वो ज्ञानेंद्रिय के ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन से उस कंसेप्ट का निर्माण होता है। ठीक है, ये किस में कहा गया है, प्रत्यक्षवाद में। ये जो सिद्धांत किसने दिया, अगस्त कांते ने। उसके बाद में आता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद में इन्होंने क्या किया है, साइंस को भी इसने सम्मिलित किया है। ठीक है, कि सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है कि हम ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ही चीज़ों का अवलोकन करके हम एक निष्कर्ष पर निकले। ठीक है, और वो कंसेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने उत्तर प्रत्यक्षवाद में इसको नकारा है। इस मान्यता ये मान्यता किस पर आधारित होती है, किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस करना चाहिए कि ये क्यों आई है। हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम ये बोतल देखते हैं तो हम कॉन्सेप्ट बना लेंगे बोतल के बारे में। हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये बोतल की जरूरत क्यों पड़ी है, ये किस चीज़ से बनी है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो ये चीज किस में आती है, उत्तर प्रत्यक्षवाद में, पोस्ट पॉजिटिविज्म में आती है। ठीक है, ये वास्तविकता और व्यक्ति निष्ठा से संबंधित होता है, मतलब रियलिटी पे संबंधित होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, और प्रत्यक्षवादी द्वारा अपनाए गए पूर्णतः वस्तुनिष्ठता वाले रूप से दूर जाता है। ठीक है, प्रत्यक्षवादी जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी के उद्देश्य क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रकृति को देखा, प्रकृति को देख के हमने क्या किया, इसका उद्देश्य क्या है। प्रकृति हमें हवा देती है, इसी से प्रकृति हमें खाने के लिए देती है, प्रकृति में जीवित रखती है, प्रकृति में पानी देती है। लेकिन सिर्फ वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि प्रकृति के पीछे के क्या कारण है, प्रकृति को एस्टेब्लिश यहाँ पे ये पौधे वर्तमान में है तो किसकी वजह से है। ठीक है, क्या कौन सी अवधारणाएं इनके ऊपर लागू होती है। ठीक है, ये जीवित क्यों होते हैं, ये कभी कभी अब स्वतः नष्ट क्यों हो जाते हैं। तो ये सब जो स्टडी होती है वो किसमें की जाती है, प्रत्यक्ष उत्तर प्रत्यक्षवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्ययन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। ठीक है, इस संदर्भ में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाती है, तो इसमें कौन सी मानी जाएगी, इसका आंसर है डी, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। ये क्या होती है, इसमें कोई भी महाविद्यालय शिक्षक जब शोध कार्यक्रम तैयार करता है तो उसमें उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक या भावनात्मक पहलू को सुधारना होता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्रियात्मक क्रियात्मक अनुसंधान विधि में इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि शिक्षण कार्य के दौरान अपनी कक्ष कक्षा में सामाजिक भावनात्मक सामाजिक
भावनात्मक पहलू को सुधारना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को, ये क्या होती है, किसी भी समस्या को ये समस्या को पहचानती है और उसका क्या करना, निराकरण करना। ठीक है, उसका निराकरण करने के लिए सुझाव देती है। ठीक है, सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, क्रियात्मक अनुसंधान विधि की चक्रीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है? वो कैसे होती है चक्रीय प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियोजन बनाते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं सबसे पहले। सॉरी, सबसे पहले ये एक, फिर क्रियान्वयन होता है, फिर पर्यवेक्षण और फिर चिंतन। तो ये जो चक्कर है वो ऐसे हमेशा चलता रहता है। ठीक है, पहले प्लानिंग तैयार करना, प्लानिंग का क्रियान्वयन करना। ठीक है, फिर उसका क्रियान्वयन करना, फिर इसका क्या करना, पर्यवेक्षण करना, फिर उस पर डिस्कस करना, चिंतन करना, विचार करना, और उसके बाद में समस्या का समाधान हो जाने के बाद में फिर से किसी भी चीज़ के बारे में नियोजन बनाना। तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, ये एक चक्रीय प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, इसकी क्या होती है, चक्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, नियोजन, चिंतन, क्रियात्मक, क्रियान्वयन, ये वेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता रहता है, चक्रीय प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, नाउ बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 1 और 2। अनुसंधान चरों को पहचानना, दूसरा होता है अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। ठीक है, पहला अनुसंधान चरों को पहचानना और
दूसरा अनुसंधान चरों को पहचानना। क्या होता है? ये अनुसंधान चरण ठीक है, अनुसंधान के कौन कौन से चरण होते हैं? अनुसंधान चरण, ठीक है। पहला तो हमने ये अनुसंधान चरों को पहचानना, सबसे पहले अनुसंधान चरों को पहचान करना। दूसरा है अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। थर्ड होता है आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण। फोर्थ होता है आंकड़ा आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण। और फाइव होता है अनुसंधान निष्कर्षों, अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग, ठीक है। ये चरण, इनमें से ये और ये जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये जो दो चरण होते हैं, पहचान करना और प्रभावित करना, ये सबसे कम प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए और एक और दो। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? ठीक है, इसका आंसर है डी, ठीक है। डी, एक, तीन और पाँच। इसमें क्या है? अ, किस प्रकार के शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? पहली है आधारिक सिद्धांत शोध, दूसरा होता है सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध, थर्ड होता है व्यष्टि अध्ययन शोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिका की अदला बदली करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांजेशनल मॉडल, ठीक है। अदला बदली करते हैं वो किसकी अदला बदली करते हैं? संदेश को भेजने की और प्राप्त करने की, ठीक है। इस प्रकृति को, इस भूमिका को क्या करते हैं? ट्रांजेशनल मॉडल या संव्यवहारात्मक प्रतिरूप, ठीक है। नेक्स्ट है
संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? तो किस किस को सुनिश्चित करता वो? आत्मसम्मान को करेगा वो, फिर करेगा वो क्लास परफॉर्मेंस को, और उसके बाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। शिक्षक निम्नलिखित को तो किससे? संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन में टू वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर की तरफ से और बच्चों की तरफ से क्वेश्चन पूछना और टीचर की तरफ से उसको व्याख्यायित करना या फिर उनको समझाना। तो विद्यार्थी की सहभागिता किस तरीके से हो, वो किस तरीके से प्रभावित हो, प्रोत्साहित हो बच्चे, तो इसमें टीचर क्या सुनिश्चित करता है कि एक आत्मसम्मान बना रहे, कक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा हो और उसका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो अच्छी है, ठीक है, प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसका वो अच्छा हो और निरंतर बढ़ता रहे। तो ये जो पॉइंट है उसको क्या करना चाहिए, टीचर को इंश्योर करना चाहिए। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, ठीक है। अभिकथन क्या है? अभिकथन चर्चा समूह में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चर्चा समूह में, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इसका तर्क है, वे विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। पहला तो सही है कि समूह चर्चा में कुछ प्रतिभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरा सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग विरोधी हो, कोई भी हो सकता है, उसके समर्थन में भी हो सकता है बड़ी बड़ी बातें करने में, ठीक है, विरोधी भी हो सकते हैं, और जो शांत और प्रतिवादी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो शांत हो और अपोजिट हो, ठीक है, वही क्या करे, जो बोलने वाला होता है वो भी क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। इसका आंसर है सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इसमें एक तरफ कम्युनिकेशन बताया गया है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है, ठीक है। फिजिकल जो कम्युनिकेशन बाधा होती है उसका विवरण क्या है, ठीक है। उसका विवरण होता है फिजिकल बाधा में अश्रव्य आवाज, ठीक है, ये क्या हुआ, फिजिकल बाधा बैरियर हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन में। सुन नहीं पाता तो वो ये उसकी क्या संप्रेषण बाधा हुई, फिजिकल, ठीक है। दूसरी हो गई साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि पूर्व पर्वत धारणा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में पहले से अगर कोई धारणा बना लेता है, या फिर पहले से ये समझ लेता है कि उसको इस कंसेप्ट को नहीं समझना, फिर इस कंसेप्ट को समझना है, इसको साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है। थर्ड है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, थर्ड है लैंग्वेज बैरियर। तो ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसमें क्या होती है, अलग अलग, जैसे कोई लैंग्वेज होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर होती है किसके लिए, समझने के लिए, ठीक है। फोर्थ हो गया कल्चरल। कल्चरल जो बैरियर होते हैं उसका विवरण है स्टेरियोटाइप, ठीक है, ये रूढ़िगत धारणाएं होती है, ठीक है। इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु
संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। तो इसमें जो सोर्स होते हैं, एलिमेंट का सोर्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज होनी चाहिए हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है, कोई सोर्स होना चाहिए हमारे पास, स्रोत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसकी डिकोडिंग, उसको एनकोड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसको एनकोड, मतलब उसका कूट लेखन करना है, हमें उसको कूट लेखन में बनाना है, ठीक है, मतलब उसका एक कंसेप्ट तैयार करना है, हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो हमें समझ में आए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद की जो स्टेप आती है वो आती है मैसेज, ठीक है। उसके बाद का जो घटक आता है वो क्या होता है, मैसेज, ठीक है, संदेश, इसको हिंदी में कहेंगे संदेश। उसके बाद का जो घटक आता है वो आता है डिकोडर। हमें जो एनकोड किया है उसका भी क्या, उसका क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, डिकोड करना होता है, ठीक है, उसको खोलना होता है, उसको खोल के समझाना होता है। लास्ट में आता है फीडबैक, लास्ट में फीडबैक मतलब उसका मूल्यांकन या फिर उसका प्रति अ, प्रतिरूप, या फिर सॉरी प्रतिरूप क्या, उसका वापस से उसका जवाब आना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, फीडबैक। तो ये इसका आंसर क्या हुआ, ए, 1 2 3 4 5 इसके घटक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दो तर्क वाक्य दिए गए हैं, पहला जो वाक्य, सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, सभी दार्शनिक क्या है, ये सभी दार्शनिक है, ये ये सबके सब क्या है, भ्रमशील है, ठीक है। सुकरात भ्रमशील नहीं है, सुकरात क्या है, भ्रमशील नहीं है। विरोध में क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये क्या है, दो तर्क दिए गए हैं, ये आपस में विरोधी है, विरोधाभासी है, सबल रेशन उपास्य या फिर सब कॉन्ट्रोरी है, ठीक है। तो ये जो दो तर्क दिए गए हैं ये अपने आप में क्या है, एक विरोधी है, ठीक है, कॉन्ट्रोरी है, अपोजिट है, कि या तो ये बोल रहा है कि सभी दार्शनिक क्या है, भ्रमशील है, और दूसरे में कह रहा है कि सुकरात जो दार्शनिक है, सुकरात भी क्या है, दार्शनिक है, और वो भ्रमशील नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसने पहले में कहा है कि जो सारे दार्शनिक होते हैं वो क्या है, सभी के सभी को उन्होंने क्या किस सरनेम डाला है, ब्रह्मशील के में। अब जब सभी को डाला है उन्होंने, तो फिर कोई इस लाइन से या फिर इस गोले से बाहर कैसे हो सकता है, तो ये क्या हुआ, अगर है तो वो इसका क्या है, विरोधी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर है विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दो तर्क दिए गए हैं, महात्मा गांधी को, सॉरी, इसका जो सॉरी 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 इसका जो आंसर है वो विरोधी नहीं, विरोधाभासी है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो विरोधी नहीं है, विरोधाभासी है, ठीक है। सीधी बात है विरोधाभासी कि इसके विपरीत कैसे हो सकता होगा, ठीक है, इसके विपरीत कैसे हो सकता है, जब उन्होंने कह दिया कि सारे दार्शनिक भ्रमशील है, तो वो इस गोले में आ गए सारे के सारे, इसके अलावा नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये कॉन्सेप्ट या फिर ये स्टेटमेंट भ्रमशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दो तर्क वाक्य दिए गए जिसमें पहला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, यह निम्नलिखित
में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है? ठीक है, ये क्या है? ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, या फिर विशिष्ट विधेयात्मक पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, या फिर एक और दो है, या फिर नीदर है? तो इसमें जो होगा, महात्मा गांधी को तो पूरी दुनिया क्या मानती है? राष्ट्रपिता मानती है, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑप्शन होगा। तो ये तीनों तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो पहला क्या हुआ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से प्रामाणिक वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं? ठीक है, कौन से? इसमें प्रामाणिक वैशेषिक दर्शन में दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और एक और दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया गया है? बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसको स्वीकार किया गया है? इसका हम डिकोड करते हैं, इसको खोलते हैं अपन। अभ्यास को नहीं किया गया है, अपोह को किया गया है, ठीक है, अभाव को नहीं किया गया, अर्थपति को नहीं किया गया, प्रत्यक्ष को किया गया और शब्द को नहीं किया गया। तो दो और पांच कौन सा हुआ? सी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तर्क संगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तर्क संगत युक्ति की का प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसकी प्रवृत्ति होती है तर्क संगत, या तो वो वेद होती है या फिर अवैध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सा। सीडी रोम होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। क्या क्या शामिल होते हैं इनमें? इसमें शामिल होता है ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन अर्निंग होती है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम ये भी होता है, वेब बेस्ड लर्निंग ये भी होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ओनली फॉर। ठीक है, इसमें से सारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाइथन इज ए, पाइथन क्या है? पाइथन है प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक है, क्या है पाइथन? प्रोग्राम लैंग्वेज। इस पहला ही इसका आंसर है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। विकास हेतु
वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास एक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है, विश्व में इसका सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दोनों को हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाले, मोटर मोर ऑक्सीजन डिमांडिंग वाटर बॉडीज। ठीक है, ये पेपर मिल एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, दूसरा था प्लांट न्यूट्रिशन, आधुनिक प्लांट जो न्यूट्रिशन है, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक से इसका सोर्स। ठीक है, अम्ल अम्ल खान माइन ड्रेनेज में, माइन ड्रेनेज से ही क्या होता है, माइन ड्रेनेज जो होते हैं वो पोल्यूटेंट होती है किससे, एसिड से। ठीक है, पीसीबी पोली क्लोरिनेटेड बायो बाइफेनॉल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अपशिष्ट भस्मीकरण और विशाखापट्टनम स्थल। ठीक है, इसका आंसर हुआ ए, इसका आंसर सॉरी सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका आंसर है 92 1982। भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय खुला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। ये पहला क्या है, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, और जो इग्नू है स्थापना कब हुई, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालीन संप्रेषण घटित होता है। तो किससे होता है ये होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लास से, वीडियो चैट से, ब्लॉग से, डिस्कशन से और व्लॉग से। ठीक है, ब्लॉग और किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालीन संप्रेषण घटित होता है, इसमें आएगा ब्लॉग, डिस्कशन और व्लॉग। ठीक है, तो ये आंसर हुआ सी, इसका आंसर हुआ।
इसका मतलब होता है कि असमकालीन संप्रेषण क्या होता है? असमकालीन संप्रेषण होता है कि त्वरित प्रतिक्रिया की प्रत्याशा नहीं होती है, ये बिना संदेश भेजे जा। ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें टू वे होता है कि जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर देते हैं, इसमें टू वे होता है। वर्चुअल क्लासरूम में भी ये होता है कि डिस्कशन होता है चीज़ों को लेके, कोई आंसर देता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वीडियो चैट में भी हम साथ के साथ आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग के 3 जो घटक है वो क्या है? टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ब्लॉग ब्लॉग में हम क्या कर सकते हैं? हम लिखते हैं, उसके बाद में कई घंटों के बाद में उसका रिप्लाई आता है, फिर रिप्लाई देते हैं हम। डिस्कशन बोर्ड में भी ये होता है कि अगर आप एक बार में आपका आंसर नहीं आता, वो कुछ दिन या फिर कुछ घंटों के बाद आता है। व्लॉग में भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, ठीक है, इसको अपने को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। वैल्यू कलेक्शन चरण 1, फर्स्ट एड में मूल्य संग्रहण क्या होता है, ठीक है। मूल्य संग्रहण क्या होता है? यह होता है कि वयस्क को विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेषण करना और उनका अनुकरण करना। ये क्या हुआ? वैल्यू डेवलपमेंट में वैल्यू कलेक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरा हुआ चरण 2, मूल्य मूल्यांकन क्या होता है? मूल्य मूल्यांकन होता है किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें अवसाद करना। तो 4 और इसका आंसर हुआ डी। मूल्य स्पष्टीकरण क्या है? एक मिनट, थर्ड का पहला, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसका आंसर है सी। हाँ, मूल्य स्पष्टीकरण उन मूल्य जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्य जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना होता है। मूल्य का स्पष्टीकरण किया जाना जरूरी होता है। फोर्थ, मूल्य समेकन मानव व्यवहार के बारे में भारी कथनीयता सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला कथन है कि पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभव से परे है, ठीक है। पहला तो ये स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि अपराविद्या का अभिप्राय उन ज्ञान से हैं जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित होते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंटों को हमें क्या करना है? सही उत्तर देखना है। तो ये सही है, पहला सही है और दूसरा भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। जो पराविद्या पराविद्या होती है वो क्या होती है? मनुष्य के अनुभव से परे होती है, और जो अपराविद्या होती है वो मनुष्य के अनुभव के आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थानों अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख किया गया? इसे कौन सा है? यह है
डी इसका आंसर है। ठीक है, 66 परविस्टी एंट्री 66, ये हुआ हमारा फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। इसके बाद में हम लेके आएंगे दूसरा फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर। इसके जो सॉल्यूशन है उससे आपको क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने की कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, देखते हैं हम उनको क्वेश्चंस को। कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये अलग है। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन खत्म। डिस्कशन को लास्ट तक देखने के लिए आपका सहृदय के साथ मैं ललित कुमार की तरफ से आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ की मांग करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।